हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज एल के शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उसमें ये बताया था व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी जब हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को जो है सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो है कुछ डिक्रीज कर जाता है और इसे ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था और एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि डेल्टा टी है यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी, और आपको यही बताया था मोलैलिटी इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप ये कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। यानी आप ये कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो आज हमारी चौथी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस पे हम डिस्कस करेंगे, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हमें ऑस्मोसिस को जानना होगा। ठीक है, और ऑस्मोसिस को जानने से पहले हमें डिफ्यूजन के बारे में मालूम होना चाहिए कि डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि डिफ्यूजन होता क्या है, उसके बाद हम ऑस्मोसिस को जानेंगे। देखिए, हमने जो है एक हम कहेंगे परफ्यूम की बॉटल ले ली, ये हमारी कोई परफ्यूम की बॉटल है। ठीक है, मान लीजिएगा ये हमने ये कहा ये हमारी कोई परफ्यूम की बॉटल है, ये इसके अंदर परफ्यूम भरा हुआ है और लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म का मतलब ये हमने मान लिया ये हाई कंसंट्रेशन है। हम ये कहेंगे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा पास पास होते हैं, यानी ठीक है, तो ये आप कह लीजिए सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत नियरेस्ट होते हैं इसलिए वो सॉलिड होता है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब इस परफ्यूम को हम क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं और स्प्रेड करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस की कंसंट्रेशन क्या होती है, हम ये कहेंगे लो कंसंट्रेशन होती है। क्यों लो कंसंट्रेशन होती है? क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पास पास होते हैं, लेकिन सॉलिड में जो है बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है उसमें। क्लियर? अब जब हमने क्या कहा, हम परफ्यूम को स्प्रेड कर रहे हैं तो ये गैस में यानी पूरे रूम में फैल जा रहा है, तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया। तो डिफ्यूजन क्या है? the flow of molecules of substance the flow of molecules of substance from its higher concentration to its lower concentration। यानी जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में है जिनकी कंसंट्रेशन हाई है वो क्या हो रहे हैं, वो लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इट मींस the flow of molecules of substance from its higher concentration to its lower concentration known as diffusion। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा डिफ्यूजन का, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, इसमें हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया, ये हम कह रहे हैं ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई है। ठीक है, तो देखिएगा ये मेम्ब्रेन होती क्या है उसको जान लीजिएगा। तो ये मेम्ब्रेन आप कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन है क्या, इसको पहले फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं।
हमने क्या किया, कंटेनर लिया, उसमें बीच में या हम कहेंगे इसके सेंटर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दिया और इसके लेफ्ट साइड में जो है सॉल्वेंट को भर दिया और राइट साइड में जो है वो हम कहेंगे सोल्यूशन को हमने ऐड कर दिया। ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्वेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो हम कहेंगे लो कंसंट्रेशन होगी। सोल्यूशन है तो इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, ठीक है। तो एक कंटेनर में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगाया जिसके लेफ्ट साइड में सॉल्वेंट को, राइट साइड में जो है सोल्यूशन को लगा दिया या ऐड कर दिया। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या? इट इज अ मेम्ब्रेन विच अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पासिस थ्रू इट। यानी ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है उसको मूव करने देती है, बट इट प्रिवेंट्स सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो हम ये कहेंगे ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जो है वो रोक लेती है। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी इट इज अ मेम्ब्रेन विच अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पासिस थ्रू इट। यानी ये अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जो है वो जाने देती है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स को जो है वो रोक लेती है। ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो हमने कहा कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। अब ऑस्मोसिस क्या है तो देखिएगा, अब ये सॉल्वेंट के हम कह रहे हैं ये सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्वेंट में हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स होंगे और इसकी कंसंट्रेशन हमने कहा लो है क्योंकि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो सोल्यूशन की ओर जा रहे हैं और वो किसके थ्रू जा रहे हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सोल्यूशन की ओर जा रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या आप ये कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो सुनिएगा ऑस्मोसिस क्या होता है। The flow of solvent molecules, the flow of solvent molecules to solution or lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane known as osmosis। यानी हम ये कहेंगे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूशन की ओर जा रहे हैं या लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ऑस्मोसिस? तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या ये भी हम कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस जो है वो ऑस्मोसिस का हो गया। अब हम चाहते हैं इस प्रोसेस को रोकना, तो हम क्या करेंगे? इस पर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यानी इस पर बाहर से कुछ प्रेशर लगाएंगे। इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम रोकना चाहते हैं और इसको रोकने के लिए हम इस पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेंगे और उस प्रेशर को ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा? तो हम ये कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हम कहेंगे द एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड एट द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन to prevent या to stop the process of osmosis known as osmotic pressure। फिर से सुन लीजिएगा, the external pressure exerted
at the surface of solution to stop the process of osmosis known as osmotic pressure। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी ऑस्मोटिक प्रेशर की। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। द एक्सटर्नल प्रेशर टू exerted at the surface of solution to stop the process of osmosis known as osmotic pressure। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। यानी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। और इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम जो एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको बता दें कि क्या होता है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं पाई से, क्लियर। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है, ये प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, मोलैरिटी के। यानी आप कहेंगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और उसके अलावा ये प्रोपोर्शनल होता है या डिपेंड करता है टेम्परेचर के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है मोलैरिटी के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के भी। तो आप यहां से ये लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इज प्रोपोर्शनल टू mt। टेम्परेचर जो होगा केल्विन में होगा, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसे कह लीजिए r। ये हमारा r कांस्टेंट हो गया, यहां इक्वल लगा दीजिए, सॉरी। तो ये प्रोपोर्शनल आ गया, यानी प्रोपोर्शनल को हटाया, ये कांस्टेंट आ गया, जिसे हम गैस कांस्टेंट कहेंगे। यहां पर ये जो रहेगा वो गैस नहीं रहेगा, यहां पर ये सोल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये है क्या, मोलैरिटी, ये है सोल्यूशन कांस्टेंट, और विच इज द वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। और टेम्परेचर आपको पता है केल्विन में, क्लियर। यहां से आपको एक चीज और मालूम होगी कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी इज इक्वल टू, आप यही तो कहते हैं, N/V इन लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन नोन एज मोलैरिटी। तो यहां से आप m की जगह क्या लिख सकते हैं, N/V RT हो गया। और N/V इट मीन्स आप उसको C भी बोलते हैं, कंसंट्रेशन, RT हो गया, ठीक है। तो यहां से ये आपके फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप यहां से देखिए N इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी आप ये कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो आप इसको आप रिलेट कर दीजिए यहां से, ये देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V, ये RT हो गया, क्लियर। और उसके अलावा आपको ये भी मालूम है यहां से, ये देखिए, यानी ये आप कहेंगे कि ये क्या है, ये मास अपॉन वॉल्यूम हो गया,
ये किसके इक्वल होता है? आप ये कहेंगे D इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी ये क्या हो जाएगा? W अपॉन V। इसको D से डिनोट कर दीजिए तो W अपॉन V की जगह क्या आ जाएगा? यहां आप कहेंगे पाई इज इक्वल टू D RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये इसके कई सारे फॉर्मूले बन गए, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के हैं। क्लियर इतनी चीज? अब उसके अलावा एक दो चीजें और मालूम होनी चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, और ये आपको यही मालूम होना चाहिए कि 760 मिलीमीटर HGB होता है। ठीक है, और बार में हम कहेंगे 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है? 1.013 बार। ये सब जो है आपको इसकी यूनिट और इसके जो वैल्यू है वो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की हमने डिफाइन कर दिया, ये क्या है किस तरह से। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिएगा। अब आपको एक प्रोसेस बता देते हैं, एक मेथड बता देते हैं, बर्कले हार्टले मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये प्रोसेस है, मेथड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये हम कहेंगे प्रेशर गेज हो गया, जो प्रेशर को मेजर करेगा। और ये हमने क्या कर दिया? एक पिस्टन लगा दिया। ये हमने एक पिस्टन लगा दिया। P, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सही कर दो। अब इसमें हम एक पोरस ट्यूब लगा देते हैं। ये स्टील का एक वेजल है, इसमें हमने क्या किया? इसमें एक पिस्टन P को लगा दिया और लगाने के बाद इसमें प्रेशर गेज लगा दिया, प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब इस स्टील के वेजल में हम जो है एक पोरस ट्यूब को लगा रहे हैं। ये हमने एक पोरस ट्यूब को लगा दिया। ठीक है,
ये पोरस ट्यूब है। पोरस ट्यूब का मतलब आप ये कहेंगे इसमें होल होंगे। पोरस का मतलब होल ही तो होता है, ठीक है। ये हमने कहा, इसमें हमने इस स्टील के वेजल में एक पोरस ट्यूब को लगा दिया। क्लियर? ये पोरस ट्यूब है, ट्यूब, ठीक है। और इस पोरस ट्यूब में हमने क्या किया, इसमें हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दिया। ये हमने इसके अंदर जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दिया इस होल में। मेम्ब्रेन, ये स्टील का वेजल है, ठीक है। अब इसके हमने एक साइड में कैपिलरी ट्यूब को लगा दिया। ये हो गई हमारी कैपिलरी ट्यूब, और दूसरी साइड में हमने स्टॉप कोक को लगा दिया। देखिएगा फिगर बन जाए उसके बाद। ये स्टॉप कोक हो गया, क्लियर। और ये हमने इसके अंदर क्या किया, यानी ये कैपिलरी ट्यूब है, ट्यूब, ठीक है। और इस जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या हम कहें ये जो पोरस की ट्यूब है उसके अंदर हमने सॉल्वेंट को भर दिया। ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा सॉल्वेंट है, इसको हमने भर दिया। ये सॉल्वेंट है, ये इसके अंदर भर दिया। ये हम कह रहे हैं ये सॉल्वेंट है, क्लियर। और इस स्टील के वेजल में हम जो है सोल्यूशन को भर दे रहे हैं। ये हम कह रहे हैं हमने इसमें सोल्यूशन को भर दिया स्टील के वेजल में। ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। और ये हो गया सॉल्वेंट, क्लियर। इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यानी हम ये कहेंगे ये बर्कले हार्टले इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कि स्टील का वेजल लेते हैं, उसमें हम एक पोरस ट्यूब को लगाते हैं। पोरस ट्यूब का मतलब इसमें होल होंगे, और उसके अंदर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा देते हैं। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो है सॉल्वेंट को भर देते हैं, और इस वेजल में, स्टील की वेजल में सोल्यूशन को भर देते हैं। और इस स्टील के वेजल में हम जो है पिस्टन को लगा देते हैं, और एक प्रेशर गेज को लगा देते हैं, जिससे उसका प्रेशर मेजर किया जाए। अब क्या होता है देखिए, अब क्या होगा कि इसमें ऑस्मोसिस के कारण जो है वो हम कहेंगे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यही तो होगा कि ऑस्मोसिस के कारण जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे, और आने से क्या होगा, इस कैपिलरी ट्यूब का जो लेवल होगा वो हम कहेंगे डाउन हो जाएगा। जैसे जैसे ये इसमें से निकल करके इसमें जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हम कहेंगे इसका लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस अपने आप होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस अपने आप होती है। अब हम ये चाहते हैं इस ऑस्मोसिस को रोकना, और इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर पिस्टन से हम इस पर दाब लगाते हैं। और दाब किस पर लगाते हैं, सोल्यूशन पर। और सोल्यूशन पर दाब लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, यानी सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो सोल्यूशन में जाने से रुक जाते हैं।
तो इसी प्रेशर को हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी द एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड एट द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बर्कले हार्टले ने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन किया और इस तरह से बताया। क्लियर। अब ये इनके इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है, यानी हम ये कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से आप प्रेशर को इमीडिएटली माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ये कहेंगे कि ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसको मोर डाइल्यूट होने से रोक सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट की जो है पार्टिकल्स जब इस सॉल्यूशन में जाएंगे तो जो सॉल्यूशन होगा और डाइल्यूट होगा, तो उसको हम रोकने के लिए जो है वो हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बर्कले हार्टले प्रोसेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बस यही रखते हैं। थैंक यू क्लास।